हेलो गाइस। सो पिछली वीडियोस में हमने कुछ बेसिक लेक्चर्स किए थे इस पर्टिकुलर चैप्टर से जिसका नाम है सर्कुलर मोशन, जो कि चैप्टर नंबर 7 है फ्रॉम एच सी वर्मा। सो पहले हमने थियोरी डिस्कस किया, उसके बाद पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। टोटल 4 क्वेश्चन डिस्कस करे थे और उसी के कंटिन्यूएशन में इस वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चंस करूँगा जो कि थोड़े इंटरमीडिएट लेवल के होंगे। मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, बट एक इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस होंगे मेरे अकॉर्डिंग से, ठीक है। सो मैं उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करूँगा यहाँ पे भी मैंने 4 क्वेश्चंस लिए हैं इस वीडियो में। सो चलो अब बिना ज़्यादा समय व्यतीत किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 23 है इस प्लेलिस्ट का, क्लास 11th फिजिक्स और चैप्टर 7 है जैसा कि मैंने बताया फ्रॉम एच सी वर्मा बुक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर has mass 100 gram and a speed of 1.4 meters per second at the lowest point in its path। So ये मैं सबसे पहले सिंपल पेंडुलम बनाता हूँ। ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और ये एक स्मॉल एंगल पे बेसिकली वो ऐसे घूमेगा, मतलब ऐसे लाइक दिस और इधर भी लाइक दिस, ठीक है। फ्रॉम एन एक्सट्रीम पोजिशन, एक एक्सट्रीम पोजिशन होगा उसका। सो यहाँ पे इस केस की बात हो रही है जहाँ पे लेंथ गिवन है, ये जो एल है इसका जो लेंथ है स्ट्रिंग का वो 1 मीटर्स है और जो मास है इस बॉब का वो है 100 ग्राम्स, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 0.1 kg, ठीक है। और स्पीड कितना है, स्पीड बेसिकली कहाँ पे गिवन है, लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड गिवन है, मतलब लोएस्ट पॉइंट इज़ लाइक दिस पॉइंट। सो यहाँ पे जो स्पीड है वो है 1.4 मीटर्स पर सेकेंड, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। पूछ रहा है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस इंस्टेंट। इस इंस्टेंट पे जबकि लोएस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड 1.4 मीटर्स पर सेकेंड है, वहाँ पे टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग में। सो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं हम। सो वो टेंशन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे फोर्सेस दिखानी पड़ेगी इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, लोएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर मैं फोर्सेस दिखाऊं यहाँ पे तो टेंशन होगा ऐसा, इस बॉब पे मैं फोर्सेस दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस बॉब पे ऐसा टेंशन लगेगा और एक इसका मास होगा mg नीचे की तरफ। सो ये दोनों फोर्सेस लगेंगे इस पे और इस फोर्स के कारण तो देखो अभी क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है तो आप सबको पता है वो कॉन्सेप्ट क्या, नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए इसको, क्योंकि ये ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ये, ठीक है। सो नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। सो वो कैसे होगा, मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा, t माइनस ऑफ mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। और यहाँ पे v हमें गिवन है, v कितना है 1.4 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ये लोएस्ट पोजीशन पे दिया हुआ है हमें। यहाँ से मुझे टेंशन निकालना है तो t इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, mg प्लस ऑफ mv स्क्वायर अपॉन r। यहाँ से मैं g को सपोज कर लेता हूँ 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर और m गिवन है 0.1, इसको मैंने 10 ले लिया, प्लस m कितना है अपने पास 0.1, v कितना है 1.4 स्क्वायर अपॉन r कितना है 1 मीटर्स है। सो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये गया 1 प्लस ऑफ दिस इज़ 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 स्क्वायर इज़ वॉट 1.96 अपॉन 1। इसको देखोगे तो 1 प्लस ऑफ कितना होगा ये 0.196, दैट इज इक्वल्स टू 1.196 न्यूटन। ये है अपने पास आंसर। मतलब ये बेसिकली टेंशन की वैल्यू है, ठीक है। दिस इज़ द टेंशन फॉर दिस केस। कौन सा केस, जब ये बॉब जो है बिल्कुल लोअर पोजीशन पे, लोएस्ट पोजीशन पे इन इट्स पाथ और वहाँ पे वेलोसिटी इसकी 1.4 मीटर्स पर सेकेंड गिवन है, ठीक है। सो ये पहला पार्ट का अपना आंसर आ गया 1.196 न्यूटन। अभी चलो सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या कह रहा है। अभी कह रहा है कि सपोज द बॉब हैज़ अ स्पीड ऑफ 1.4 मीटर्स पर सेकेंड व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 0.20 रेडियन विद द वर्टिकल। ओके, यहाँ पे केस में थोड़ी चेंजेस है तो चलो इसको देखते हैं हम। सेकेंड केस में सेम सिंपल पेंडुलम है ये ऐसा, बट यहाँ पे क्या है कि लोएस्ट पॉइंट पे 1.4 मीटर्स पर सेकेंड वेलोसिटी नहीं है बॉब की, बल्कि थोड़ा सा एंगल पे है, थीटा एंगल पे है जिसकी वैल्यू है 0.20 रेडियन। वहाँ पे उसकी वेलोसिटी है 1.4 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। सो ये वेलोसिटी अब यहाँ पे है 1.4 मीटर्स पर सेकेंड। कहाँ पे है ये पोजीशन बी, इसको अगर मैं लूँ यहाँ पे तो इस पोजीशन बी पे है, ठीक है। ए पे नहीं है अभी, पहले ए पोजीशन पे था। सो मुझे यहाँ पे अगेन टेंशन निकालनी है। अब यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू गिवन है वो 0.20 रेडियन है, ठीक है। और ये कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज़ गिवन है, यू कैन यूज़ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा फॉर स्मॉल थीटा। तो देखते हैं इसका यूज़ हमें पड़ेगा कि नहीं। तो सबसे पहले तो आपको टेंशन निकालनी है इस इंस्टेंट पे यहाँ पे, तो अगेन यहाँ पे मास mg नीचे होगा और टेंशन इधर। अभी मैं कंपोनेंट में डिवाइड करता हूँ mg को, ये थीटा होगा, दिस इज़ थीटा, सो दिस इज़ ऑल्सो भी थीटा। सो ये mg कॉस थीटा होगा इस तरफ और इस डायरेक्शन में कितना होगा mg साइन ऑफ थीटा होगा, ठीक है।
बट हमें तो टेंशन पे फोकस करना है, तो हमें इस डायरेक्शन वाली फोर्सेस पे फोकस करना है, टी एंड एम जी कॉस थीटा। और अगेन यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा जो कि टी माइनस ऑफ एम जी कॉस थीटा प्रोवाइड करेगा इस केस में, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अभी हमें यहाँ से टेंशन चाहिए और अपने पास क्या है, एम जी। अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा वाला टर्म आया, दैट्स व्हाई एच.सी. वर्मा सर ने गिवन किया है कि कॉस थीटा यू कैन यूज़ 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2। सो इस कॉस थीटा को मैं लिख देता हूँ 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, एंड प्लस ऑफ एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सो एम अपने को पता है 0.1, जी पता है 10 और थीटा स्क्वायर, तो थीटा हमें पता है कितना 0.2 रेडियन, उसका स्क्वायर कर दो अपॉन 2 प्लस ऑफ एम पता अगेन 0.1 और ये अगेन 1.4 स्क्वायर अपॉन आर इज़ 1 मीटर्स। इसको आप अगर सॉल्व करोगे, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, तो कितना होगा, ये अगेन 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये फिर अंदर वाला क्या होगा 1 माइनस ऑफ 0.2 स्क्वायर इज़ 0.04 अपॉन 2, ये प्लस अब ये हमें पता है 1.4 स्क्वायर दैट इज़ 1.96 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 दैट इज़ 0.196। फिर ये कितना आएगा अपने पास, दिस इज़ 0.02। सो ये अपने पास आया 1 माइनस ऑफ 0.02 प्लस ऑफ 0.196। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.176, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख सकता हूँ 1.18। सो इतना न्यूटन निकल के आया हमारे पास टेंशन इस केस में। सेकंड केस थोड़ा डिफरेंट था फर्स्ट केस से, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि वेलोसिटी तो सेम है 1.4 मीटर्स पर सेकंड, बट वो एक थीटा एंगल पे है जिसकी वैल्यू 0.20 रेडियन है, और वहाँ पे आपको टेंशन की वैल्यू निकालनी है उस इंस्टेंट पे। एक बार ये था लोएस्ट पोजीशन पे, एक बार ये कुछ एक सर्टेन थीटा एंगल पे। सो यहाँ पे दोनों को कंपैरिजन करने के लिए एच.सी. वर्मा सर ने ये क्वेश्चन रखा था कि आपको बिल्कुल ही अच्छे से पता चल जाए कि एक बार जब लोएस्ट पोजीशन पे है और एक बार किसी एक थीटा एंगल पे है, तो दोनों केस में टेंशन की वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी, क्या क्या डिफरेंसेस होंगे। सो उस हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ इस कॉन्सेप्ट को। अब चलो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड है, दैट इज सपोज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब ऑफ मास m इज थीटा नॉट। अब यहाँ पे बात कुछ आई है एम्पलीट्यूड की निकल कर, एम्पलीट्यूड इज गिवन थीटा नॉट। अब एम्पलीट्यूड होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए वैसे इस स्टेज पे। एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या होता है कि देखो सिंपल पेंडुलम जो है वो एक एक्सट्रीम पोजीशन के अबाउट घूमता है ऐसे सर्कुलर मोशन में। सपोज करो ये एक्सट्रीम पोजीशन है और इधर से ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो टू एंड फ्रो मोशन ऐसे होता है सिंपल पेंडुलम का, ठीक है। दिस लाइक इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, ऐसा। एक बार यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट किया, सपोज दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, ए बी सी है। सो पहले ए बी सी जाएगा, फिर सी बी ए आएगा, फिर ए बी सी जाएगा, फिर सी बी ए आएगा। तो ये जो सी और ए है बेसिकली ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन है। तो इस एक्सट्रीम पोजीशन का एक थीटा होगा जिसको यहाँ पे एच.सी. वर्मा सर ने थीटा नॉट लिखा है। सो ये बेसिकली जो थीटा नॉट है दैट इज़ द एम्पलीट्यूड। सो एक्सट्रीम पोजीशन वाला जो थीटा है उसको ही एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सो कह रहे हैं कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉब इज एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। जब बॉब एक्सट्रीम पोजीशन पे है तब आपको टेंशन फाइंड करनी है स्ट्रिंग की। सो यहाँ पे मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब बॉब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, बट एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम। तब जो एक्सेलरेशन होगा वो मैक्सिमम होगा बट वेलोसिटी 0 होगी। ये प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल पेंडुलम के पूरे मोशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है, ठीक है, बट जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो 0 है पॉइंट बी पे। एट पॉइंट बी द वेलोसिटी इज मैक्सिमम बट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0। एट पॉइंट सी द वेलोसिटी इज 0 बट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। ये पता होनी चाहिए। ए पे भी सेम, मतलब ए और सी वाला सेम कंडीशन है बट एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, यहाँ पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में सी पे। सो पॉइंट ए और सी पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेसिकली, बट वेलोसिटी 0 है। बट पॉइंट बी पे वेलोसिटी मैक्सिमम है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। और अब देखो, क्योंकि ए पॉइंट पे और सी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, हमें पता है वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 है। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी उस पॉइंट पे 0 होगी। वाई? बिकॉज एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब जब मैं बोल रहा हूँ v 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी एक्सट्रीम पॉइंट्स पे 0 होते हैं, ठीक है। एक तो वेलोसिटी 0 होता है इन एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, और वेलोसिटी 0 होने के कारण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी 0 होगा इन एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, ठीक है। बट इन एक्सट्रीम पॉइंट्स पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और पॉइंट बी पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, जिसके कारण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। एक्चुअली ए और सी पॉइंट को छोड़ दो तो बाकी सारे पॉइंट्स पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा, क्योंकि वेलोसिटी 0 नहीं है, ठीक है। बट उनका एक नेचर होगा, मतलब एक ग्राफ होगा कि यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, फिर आप थोड़ा एक्सट्रीम की तरफ बढ़ोगे तो मिनिमम होता जाएगा वेलोसिटी भी और उसके हिसाब से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी, क्योंकि रेडियस और मास तो फिक्स है।
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फिक्स है, मास फिक्स है, तो ऑब्वियसली एक ही चीज़ वेरी कर रहा है जो वेलोसिटी। तो आप जैसे जैसे एक्सट्रीम की तरफ जाओगे वेलोसिटी कम होगा, वेलोसिटी कम होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कम होगी, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बढ़ेगा जैसे जैसे एक्सट्रीम की तरफ जाओगे। और बी पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो इतनी बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन है कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉब इज एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे मान लो बॉब है, तो यहाँ पे आप अगर फोर्सेस दिखाओगे, ये टेंशन होगा, ये हमारे पास ऐसे mg होगा नीचे की तरफ, तो इस डायरेक्शन में कितना होगा mg cos ऑफ थीटा नॉट, ठीक है, और इस डायरेक्शन में कितना होगा mg साइन ऑफ थीटा नॉट। मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है, आप देख लो, आप इसको क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब इस टेंजेंशियल डायरेक्शन वाले फोर्स का हमें कुछ करना नहीं है, तो टेंशन के डायरेक्शन वाला फोर्स देखो t जो होगा वो mg cos थीटा नॉट के इक्वल होगा, क्योंकि वेलोसिटी 0 है, कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, तो आप जस्ट t को इक्वेट कर दो mg cos थीटा नॉट के, और यही आंसर होगा हमारे पास, ठीक है। सो ये जस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था एक, जो कि आपको समझ में आनी चाहिए कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, कहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, कहाँ पे 0 होगी, कहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, कहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 होगा। सो ये सब आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया ये डिस्कस करने के लिए, ठीक है, ताकि बाद में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को और कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है, तो आपको बेसिक्स एक पता होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट है एम्पलीट्यूड, AT मैक्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैक्स, V मैक्स, ये सब के रिगार्डिंग, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या जस्ट एक थोड़ा सा कमेंट कर देना, ओके। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक अर्थ रोटेशन से रिलेटेड है। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं लिया क्वेश्चन के पहले लेक्चर में भी सर्कुलर मोशन के, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में ले लेता हूँ मैं इस दूसरे लेक्चर में, ताकि एक थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा तो आपके कॉन्सेप्ट थोड़े बूस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अ पर्सन स्टैंड्स ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस एट द इक्वेटर। देखो इक्वेटर वाला क्वेश्चन है, अभी मैंने डिस्कस किया था थ्योरी में बहुत ही अच्छे से, ऐसा नहीं है कि मैंने डिस्कस नहीं किया था। तो अगर मैं अर्थ ऐसे बनाऊँ, सो जो सेंटर यहाँ पे इक्वेटर है, ठीक है, दिस इज़ इक्वेटर बेसिकली, और ये जो इसका एक्सिस है ये वाला, ये जो है नॉर्थ टू साउथ, ये अपना पोल है, ठीक है, दिस इज़ नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ साउथ पोल, और ये अपना इक्वेटर है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इक्वेटर से रिलेटेड है, जहाँ पे कि आपकी रेडियस मैक्सिमम है, अर्थ की रेडियस जहाँ मैक्सिमम है उसे इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। तो अ पर्सन स्टैंड्स ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस एट द इक्वेटर, यहाँ पे जो है इक्वेटर पे एक पर्सन स्प्रिंग बैलेंस पे ऐसे स्टैंड हुआ है, ठीक है। बाई वॉट फ्रैक्शन इज द बैलेंस रीडिंग लेस देन इज ट्रू वेट। मैंने बताया था ट्रू वेट एपरेंट वेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो इक्वेटर पे मैंने बताया था कि, देखो मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, इक्वेटर पे मैंने कैसे बताया था कि यहाँ पे एक इधर mg मास लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और एक अपना ऐसे mr ओमेगा स्क्वायर जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो लगेगा, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है अबाउट इट्स एक्सिस, ये नॉर्थ टू साउथ वाला एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग, उसके अबाउट रोटेट कर रही है अर्थ, ठीक है। सो वो रोटेशन के कारण एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें लगाना पड़ेगा mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ सिचुएशन होगी इक्वेटर पे, स्प्रिंग बैलेंस पे जब ये पर्सन खड़ा होगा तो बेसिकली इसकी एक वेट लगेगी नीचे mg, और उसका ही रिएक्शन ऐसे एक n आएगा नॉर्मल, और ये नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली स्प्रिंग बैलेंस शो करता है। बट जब यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस होगा, सपोज करो ऐसे स्प्रिंग बैलेंस होगा, ठीक है, तो एक और फोर्स लग रही है ना mr ओमेगा स्क्वायर, वो भी हमें शो करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वेटर पे है, तो एक और फोर्स शो करना पड़ेगा, दैट इज़ नॉर्मल के डायरेक्शन में। देखो नॉर्मल ऐसे होगा, ठीक है, क्योंकि जो मैं ये mg दिखा रहा हूँ बेसिकली टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द अर्थ है, तो यहाँ पे mg ऊपर नॉर्मल mr ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से अगर लिखूँ मैं, मतलब यहाँ पे बेसिकली ऐसे mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो नॉर्मल जो होगा वो होगा mg माइनस ऑफ mr ओमेगा स्क्वायर एक्चुअल में, जबकि ट्रू वेट तो mg है उस पर्सन का ट्रू वेट क्या है mg है, बट जो स्प्रिंग बैलेंस दिखाएगा वो mg माइनस ऑफ mr ओमेगा स्क्वायर दिखाएगा, एपरेंट वेट दिखाएगा, दिस इज बेसिकली द एपरेंट वेट। सो ये क्वेश्चन वही है कि बाय व्हाट फ्रैक्शन इज द बैलेंस रीडिंग लेस देन हिज ट्रू वेट, कितने फ्रैक्शन से, तो बेसिकली आप दोनों में माइनस करोगे तो mr ओमेगा स्क्वायर आएगा, इतने फ्रैक्शन से कम वेट दिखा रहा है, तो फ्रैक्शन निकालना है तो mr ओमेगा स्क्वायर अपॉन एक्चुअल वेट कितना है mg, ठीक है। क्योंकि देखो mr ओमेगा स्क्वायर इज बेसिकली वो फैक्टर है, वो बेसिकली टर्म है जितना कम दिखा रहा है एक्चुअल वेट से, तो उतना डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल वेट है वो mg। सो ये आपका आंसर होगा, ये फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू मैं निकालूँ तो रेडियस कितना है अर्थ का 6400 किलोमीटर्स, तो 6400 इंटू 10⁻³ मीटर्स बोलूँगा मैं, इंटू ओमेगा आप निकालो। अब ओमेगा कैसे निकालोगे, देखो अर्थ जो है अपना एक रेवोल्यूशन अपने इस एक्सिस नॉर्थ साउथ वाले एक्सिस के अबाउट 24 आवर्स में तय करता है, ठीक है। सो उस हिसाब से एक रोटेशन में कितना हुआ, एक रेवोल्यूशन में 2π रेडियन हुआ, और वो कितने टाइम में तय कर रहा है 24 आवर्स, 24 इंटू 60 इंटू 60, सो दैट इज़ बेसिकली
इतना रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये ओमेगा हो गया। और जी तो आपको पता है कितना, 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये अपने पास जी है एट द इक्वेटर, ठीक है। सो आपको ओमेगा पता है, आपको जी पता है और आपको आर पता है 6400 किलोमीटर्स। सो जब इन तीनों वैल्यूज़ को आप आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी में पुट करोगे, सो ये कुछ ऐसा निकल कर आएगी 3.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। ये फैक्टर होगा अपना, ठीक है, इसलिए यूनिट लेस है ये। सो ये अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ इतना निकल कर आएगा, ठीक है। आप जब ये सब वैल्यूज़ डालोगे तो ओमेगा की, जी की और आर की, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करना एक बार खुद से वैल्यू रखिए, जस्ट अब वैल्यू कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, ठीक है। सो अब बी पार्ट पे चलते हैं कि इफ़ द स्पीड ऑफ अर्थ्स रोटेशन इज इंक्रीज्ड बाय सच एन अमाउंट दैट द बैलेंस रीडिंग इज हाफ द ट्रू वेट। अभी बोल रहा है कि हम अर्थ के रोटेशन के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, ठीक है। अर्थ की एक्चुअल रोटेशन ये नहीं है अब की बार, उसमें हम कुछ छेड़खानी कर रहे हैं। छेड़खानी इस प्रकार कर रहे हैं कि जो बैलेंस, जो स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग दिखाएगा आपकी बार इस बंदे का जो उसके ऊपर खड़ा है, वो बेसिकली हाफ होगा ट्रू वेट के। तो ट्रू वेट कितना था mg, तो mg का हाफ होगा आपकी बार इस बंदे का वेट जो नॉर्मल दिखाएगा हमें। जो नॉर्मल दिखाएगा वो बेसिकली mg/2 दिखाएगा। सो ऐसा कब होगा, जब आप ओमेगा को ओमेगा डैश लिखोगे, मतलब ओमेगा पहले वाला ओमेगा नहीं बल्कि अब ओमेगा डिफर हो जाएगा, क्योंकि रोटेशन डिफरेंट कर दिया आपने अर्थ का। सो ये ओमेगा डैश हो जाएगा। सो अब की बार जो यहाँ पे आप फोर्सेस दिखाओगे ऐसे, उसमें एम आर ओमेगा स्क्वायर की जगह एम आर ओमेगा डैश स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ से जो नॉर्मल निकालोगे अब इस केस में, ये कितना होगा नॉर्मल, वेल mg माइनस ऑफ एम आर ओमेगा डैश स्क्वायर होगा, ठीक है। ये नॉर्मल होगा और ये नॉर्मल किसके इक्वल है, ये नॉर्मल ट्रू वेट बाई 2 के इक्वल है। दिस इज इक्वल टू mg/2 जो कि गिवन है क्वेश्चन में। सो आप इन दोनों को इक्वेट करोगे कैसे, कुछ ऐसा देखो, mg माइनस ऑफ एम आर ओमेगा डैश स्क्वायर जो होगा वो mg/2 के इक्वल होगा, ठीक है। अभी जैसा क्वेश्चन में गिवन है कि जो नॉर्मल आ रहा है, जो स्प्रिंग बैलेंस जो वेट दिखा रहा है, दैट इज़ नथिंग बट नॉर्मल। वो वेट बेसिकली एक्चुअल ट्रू वेट के आधा है, mg/2 है, ठीक है। सो यहाँ से mm कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आपको ओमेगा डैश निकालना है, ठीक है। ये देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, g माइनस ऑफ g/2 मैं ऐसे लिखूँ इज इक्वल टू आर ओमेगा डैश स्क्वायर होगा, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट g/2 r दैट इज इक्वल टू ओमेगा डैश। यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा ये 9.8 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 6400 किलोमीटर, दैट इज़ 10⁻3। ये आपके पास आया ओमेगा डैश, ठीक है। ये ओमेगा डैश आया। अब ओमेगा डैश बेसिकली होता क्या है, ओमेगा डैश इज़ बेसिकली रेडियन पर सेकेंड, ये रेडियन पर सेकेंड है। और हमें क्या है, लेंथ ऑफ द डे निकालना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ द डे इन दिस केस। लेंथ ऑफ द डे मीन्स व्हाट, कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं वो निकालना है, x आवर्स मान लो मैं, ठीक है। तो ये x की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है। सो इस x आवर्स का क्या मतलब है, वेल इसका मतलब है कि एक रेवोल्यूशन जो अर्थ है अब वो x आवर्स में तय कर रहा है, ठीक है। और एक रेवोल्यूशन का मतलब कितना है, 2π रेडियन है। सो 2π रेडियन कितने आवर्स में तय कर रहा है, x आवर्स में तय कर रहा है। और x आवर्स में कितनी होती है सेकेंड्स, x मल्टीप्लाइड बाई 60 × 60। सो इतने सेकेंड्स में तय कर रहा है। इसका मतलब क्या है, 2π अपॉन x इंटू 60 जो है दिस मच रेडियन पर सेकेंड, ये उसकी नई ओमेगा है, दैट इज़ ओमेगा डैश, ठीक है। सो यहाँ से मैंने ओमेगा डैश निकाला और यहाँ से अपना ओमेगा डैश इतना आया, ठीक है। तो आपको इन दोनों को इक्वेट करना है, 9.8 अपॉन 2 इंटू 6400 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3 दैट इज़ इक्वल टू 2π अपॉन x इंटू 60 × 60। सो यहाँ से आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो दैट विल कम अराउंड 1.99 आवर्स, दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू 2 आवर्स में अप्रॉक्सीमेटली बोल सकता हूँ इसको, ठीक है। सो x कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स। मतलब अब जो लेंथ ऑफ द डे है वो 2 आवर्स की है। सो 24 आवर्स के बजाय अब 2 आवर्स की लेंथ ऑफ द डे हो गई। क्यों, क्योंकि आपने बोल दिया कि अभी जो स्प्रिंग बैलेंस जो वेट दिखाएगा, जो नॉर्मल वेट दिखाएगा एपरेंट वेट, वो बेसिकली ट्रू वेट के आधा होगा। सो ट्रू वेट का आधा होगा तो सोचो एक लेंथ ऑफ द डे में कितना अंतर हो जा रहा है, टोटल 22 घंटे का अंतर हो रहा है। सो आप सोच सकते हो यहाँ पे कि ये सब कितनी क्रूशियल है। एक एक जो वैल्यूज़ हैं, जैसे मैंने 2 कर दिया बाई 2 mg/2, एपरेंट वेट को जस्ट ट्रू वेट बाई 2 कर दिया, तो इतनी बड़ी चेंजेस नज़र आ गई हमें। सो ये बहुत ही ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही ध्यान से HC वर्मा सर ने इस क्वेश्चन को लिया है, तो आप इंपॉर्टेंस समझो इस क्वेश्चन की, ठीक है। सो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ यूँ है कि अ टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर इज बैंक्ड फॉर द व्हीकल्स गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर इज 0.4,
व्हाट आर द पॉसिबल स्पीड्स ऑफ अ व्हीकल सो दैट इट नाइदर स्लिप्स डाउन नॉर स्किड्स अप। ये एक बढ़िया सवाल है, ये एक अच्छा सवाल है। देखो यहाँ पे तो सबसे पहले हमें क्वेश्चनिंग में गिवन है कि टर्न है रेडियस 20 मीटर का जो कि बैंक्ड है फॉर द व्हीकल्स गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। अब ये एक बात हो गई, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद क्वेश्चन कंडीशन ले रहा है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोड और टायर 0.4 हो तो क्या पॉसिबल स्पीड्स होगी व्हीकल की, ताकि व्हीकल ना ही नीचे स्लिप करे और ना ही स्किड अप करे। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेंज ऑफ स्पीड आएगी हमारे पास। तो यहाँ पे रेंज ऑफ स्पीड कैसे निकलेगा? वेल, आप एक बार मान लोगे कि वो ऊपर स्किड अप नहीं कर रही है। तो ऊपर स्किड अप कब नहीं करेगी? जब फ्रिक्शन नीचे लगेगा, नीचे की तरफ, डाउन द इंक्लाइन। वैसे ही स्लिप्स डाउन कब नहीं करेगा? जब फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन लगेगी। ठीक है, तो स्लिप डाउन नहीं करेगा वो। सो ये दोनों ही केस, मतलब आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिफरेंट लेनी है। स्लिप डाउन नहीं करेगा मतलब आपको फ्रिक्शन ऊपर की डायरेक्शन में लेनी है, तब वेलोसिटी निकालना है। और एक बार जब स्किड अप नहीं करेगा तो अप डाउन द इंक्लाइन फ्रिक्शन लो और तब वेलोसिटी निकालनी है। सो वो दोनों वेलोसिटी के लिमिट्स के अंदर ही आपकी पॉसिबल स्पीड्स होगी, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो पहला केस हम यूज़ करते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग निकालते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ बैंकिंग हमारे पास गिवन नहीं है यहाँ पे। सो एंगल ऑफ बैंकिंग निकालने के लिए ही ये पहला स्टेटमेंट गिवन है कि अ टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर इज बैंक्ड फॉर द व्हीकल्स गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। सो एंगल ऑफ बैंकिंग आप ऐसे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे ये कुछ अपना ऐसा इंक्लाइन है, ये थीटा है। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक व्हीकल है मास स्मॉल m का। ठीक है, अब ये रेडियस गिवन है 20 मीटर्स और स्पीड गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, दैट इज़ 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, सो यहाँ पे नॉर्मल ऐसे लूँगा मैं, और ये अगेन कितना होगा? ये अपना होगा n साइन ऑफ थीटा, और ये कितना होगा? n कॉस ऑफ थीटा ऊपर की ओर। ठीक है, और ये नीचे होगा अपना mg। ठीक है, क्योंकि ये थीटा होगा, इसे मैं बार बार बता चुका हूँ। ठीक है, अब आप देखना, आपको ये आनी चाहिए अब। सो n साइन थीटा जो होगा वही नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा, mv²/r, दैट इज इक्वेशन 1। और n cos थीटा जो होगा वो mg के बराबर होगा, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। सो आप दोनों का रेशियो लोगे तो आपको कितना मिलेगा? वेल, आपको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। ठीक है, सो यहाँ पे v गिवन है दैट इज़ 10, सो यहाँ पे 100, रेडियस कितना गिवन है 20, एंड g को मैं 10 लेता हूँ, तो दैट इज इक्वल्स टू हाफ। tan थीटा इज बेसिकली हाफ। सो आपको ये एंगल ऑफ बैंकिंग मिल गया हमें। ये एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा कितना है? दैट इज़ tan इनवर्स ऑफ हाफ है। ठीक है, सो ये एंगल ऑफ बैंकिंग के लिए ये पहला स्टेटमेंट गिवन था क्वेश्चन का। ठीक है, अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अभी एंगल ऑफ बैंकिंग मिल गया हमें, थीटा मिल गया। अभी ये बोल रहा है, एक एक करके हम लेते हैं। पहला केस लेते हैं कि जब वो स्लिप डाउन नहीं करेगा। ठीक है, जब स्लिपिंग वाला लेते हैं, स्लिप डाउन नहीं करेगा, तब दोनों ही केस में बेसिकली μs जो है वो 0.4 है, दैट इज़ गिवन। अभी देखो μs गिवन है, स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है, मतलब यहाँ क्या, हमें जस्ट मूवमेंट करवाना है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन में नहीं आया, मतलब मोशन में नहीं आया है। ठीक है, सो यहाँ पे आप ऐसे स्मॉल मास हम लोगे जो भी व्हीकल है उसका, और अगेन इधर अपना नॉर्मल है, ये कितना है? n ऑफ कॉस ऑफ थीटा है, और ये कितना है? n साइन ऑफ थीटा है। ये चीज़ें तो सेम रहेगी और mg भी सेम रहेगा, लेकिन अभी इसको डाउन नहीं मूव करने देना है, नाइदर स्लिप्स डाउन, डाउन नहीं मूव करने देना है, मतलब फ्रिक्शन जो है वो ऐसे डायरेक्शन में रहेगी हमारी। ठीक है, तो फर्स्ट केस है ये, नाइदर स्लिप्स डाउन, फ्रिक्शन ऊपर की डायरेक्शन में। सो आप उसको भी कंपोनेंट में डिवाइड कर दोगे, एक इधर और एक ऊपर, और ये अपने पास थीटा है। ठीक है, सो ये थीटा है जब यहाँ पे, सो ये भी हमारे पास ऐसे थीटा होगा, ये इधर f cos थीटा होगा और ऊपर f sin थीटा होगा। ठीक है, तो इतने सारे फोर्सेज हो गए। अभी आप सिंपली वैसे ही लिख दो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कराएगा? वेल, n साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ f cos ऑफ थीटा, यही प्रोवाइड कराएगा हमें mv²/r। ठीक है, ये अपना इक्वेशन 1 ले लो। अभी दूसरा आप इस डायरेक्शन में लिखो, n cos ऑफ थीटा प्लस ऑफ f साइन ऑफ थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू mg। ये अपना क्या होगा? सेकेंड इक्वेशन होगा। ठीक है, सो अभी मैं क्या करता हूँ कि इस फ्रिक्शन को नॉर्मल के टर्म्स में लिखता हूँ, ताकि जब आप डिवाइड करो 1 और 2 को तो नॉर्मल कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो वैसा मैं करता हूँ। सो आप इसको लिख सकते हो n साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा अपना? μs n कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे μs n मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि लिमिटिंग कंडीशन है ये, नाइदर स्लिप्स डाउन नोर स्किड्स अप, दोनों ही लिमिटिंग कंडीशन है। सो मैं मैक्सिमम पे खेल रहा हूँ। ये हो गया पहला, और ये जस्ट आप यहाँ पे लिख दो n cos थीटा प्लस ऑफ f को क्या? μs n साइन ऑफ थीटा, दैट इज इक्वल्स टू mg। ठीक है,
अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो नॉर्मल तो कैंसिल हो जाएंगे और m भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा आपका साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस ऑफ म्यू एस साइन थीटा। ठीक है, ये आपका किसके बराबर होगा, ये वी स्क्वायर अपॉन आर जी के इक्वल होगा, क्योंकि m भी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। अब इसको आप फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हो कि आप जस्ट कॉस थीटा से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ताकि ये टैन थीटा के टर्म्स में आ जाए। टैन थीटा के टर्म्स में क्यों ला रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने टैन थीटा पहले ही निकाल चुके हैं, दैट इज़ हाफ है, ये हमारे पास है, इसलिए मैं टैन थीटा के टर्म्स में ला रहा हूँ। तो जब आप डिवाइड करोगे कॉस थीटा से तो ये कुछ ऐसा होगा, टैन थीटा माइनस ऑफ म्यू एस अपॉन दिस इज़ वॉट 1 प्लस ऑफ म्यू एस टैन थीटा, ये कुछ ऐसा होगा अपने पास, दैट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये होगा हाफ माइनस ऑफ 0.4 अपॉन दिस इज़ 1 प्लस ऑफ 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 बिकॉज हाफ इज़ नथिंग बट 0.5। सो ये कितना आएगा अपने पास 0.5 माइनस ऑफ 0.4 दैट इज़ 0.1 अपॉन 1 प्लस ऑफ 0.5 इंटू 0.4 इज़ नथिंग बट 0.2। सो यहाँ पे कितना होगा 1.2 एंड दैट इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, सो ये कैंसिल आउट। अब यहाँ पे वी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, आर जी मल्टीप्लाइड बाई दिस, और आर हमें पता है दैट इज़ 20 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाई जी इज़ 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/12, ये है अपने पास। सो दिस इज़ वॉट 2 टाइम्स 6 इज़ 12, 2 टाइम्स 10 इज़ 20, 2 टाइम्स 3 इज़ 6, 2 टाइम्स 5 इज़ 10। सो वी स्क्वायर कितना है अपने पास 50/3। ठीक है, सो यहाँ से v कितना आ गया अपने पास, v इज रूट अंडर 50/3। ठीक है, दिस मच मीटर्स पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड में अपने पास v आ गया। अभी इसको आप सॉल्व करोगे और किलोमीटर्स पर आवर में निकालोगे तो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 14.7 किलोमीटर्स पर आवर। अब क्योंकि एच सी वर्मा सर ने आंसर किलोमीटर पर आवर्स में दिया है, दैट्स वाई मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अभी आप इसको सॉल्व कर लेना, 50/3 का सबसे पहले स्क्वायर रूट फाइंड करना, फिर उसमें मल्टीप्लाई कर देना कितना 18/5 टू गेट इट इन किलोमीटर पर आवर। यहाँ से ऐसे आ जाएगा तो आपका आंसर इतना ही आएगा 14.7 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, ये तो बात पहले केस की हुई थी जब नाइदर स्लिप्स डाउन। अब सेकंड केस में देखते हैं, नॉर स्किड्स अप वाले केस में। सो सेकंड केस में भी मैं ऐसे बनाता हूँ, इंक्लाइन प्लेन है अपना। ठीक है, दिस इज़ वॉट थीटा एंड टैन थीटा इज गिवन दैट इज हाफ, और ये अपना ऐसे मास है। ठीक है, अब ये कह रहा है नॉर स्किड्स अप, स्किड्स अप नहीं करती है तो क्या फ्रिक्शन अब की बार नीचे लगेगा, उसको स्किड ऊपर स्किड नहीं, अगर ऊपर स्किड करना चाहेगा ये ऊपर स्किड नहीं करने दे रहा है, इसका मतलब क्या कि कगार पे है ऊपर स्किड करने पे, तो ऊपर स्किड करने पे कगार पे है तो फ्रिक्शन नीचे लगेगी। सिमिलरली जब मैंने पहला केस डिस्कस किया था कि नाइदर स्लिप्स डाउन, मतलब स्लिप डाउन करने की कगार पे है, तो स्लिप डाउन करने की कगार पे है, दैट्स वाई उसमें ऊपर फ्रिक्शन लग रही थी। सो यहाँ पे ऐसे नीचे लगेगा, बाकी सारे फोर्सेस सेम लगा दो आप, एन दिस इज़ वॉट एन कॉस ऑफ थीटा, एंड लेफ्ट में क्या होगा एन साइन ऑफ थीटा होगा अपने पास, और नीचे क्या होगा एम जी होगा अपने पास। फिर आप फ्रिक्शन को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दो, ये थीटा होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये कितना होगा एफ कॉस थीटा होगा इधर, और नीचे कितना होगा अपने पास एफ साइन ऑफ थीटा होगा फ्रिक्शन का। ठीक है, सो यहाँ से अगेन आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में लिखोगे। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखता हूँ, तो एन साइन थीटा प्लस ऑफ एफ कॉस थीटा, और यही जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है mv स्क्वायर अपॉन आर। ये v डिफरेंट है पहले वाले v से, बट मैं दोनों को v लिख रहा हूँ, सो कंफ्यूज मत होना। पहले वाले केस में v कितनी आई अपनी 14.7 किलोमीटर्स पर आवर आई है। ठीक है, अभी दूसरा वाला n कॉस थीटा माइनस ऑफ f साइन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू mg है अपने पास। ठीक है, वापस से मैं फ्रिक्शन को नॉर्मल के टर्म्स में लिखता हूँ डिवाइड करने के लिए। सो n साइन थीटा जो होगा प्लस ऑफ म्यू एस एन होगा उसके साथ, एंड कॉस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर होगा अपने पास। ठीक है, दूसरे केस में एन कॉस थीटा माइनस ऑफ म्यू एस एन साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम जी। अगेन आप इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो नॉर्मल कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा लिख दोगे आप, प्लस ऑफ म्यू एस कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन कॉस थीटा माइनस ऑफ म्यू एस साइन थीटा होगा अपने पास। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू अगेन वी स्क्वायर अपॉन आर जी, क्योंकि एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको फर्दर आप क्या करोगे, ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो अगेन यहाँ पे टैन थीटा आएगा प्लस ऑफ म्यू एस अपॉन ये 1 होगा माइनस ऑफ म्यू एस टैन ऑफ थीटा होगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी होगी अपने पास। ठीक है,
इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ऊपर 0.5 होगा, tan थीटा इज हाफ, प्लस ऑफ 0.4 होगा अपॉन 1 माइनस 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 होगा, दैट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी होगा अपने पास, ठीक है। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा ऊपर 0.4 प्लस 0.5 इज नथिंग बट 0.9 अपॉन 1 माइनस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 इज 0.2, सो दिस इज 0.8, सो ये 9/8 होगा अपने पास, ठीक है। सो 9/8 मल्टीप्लाइड बाई आर जी, आर इज वॉट 20 एंड जी इज वॉट 10, दैट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, ठीक है। सो 4 times 2 is 8, 4 times 5 is this 20, 2 times 5 is 10. सो ये कितना हुआ, बेसिकली आप वी स्क्वायर है तो अंडर रूट करोगे तो ये 5 एक हो जाएगा प्लस 9 अंडर रूट इज 3, सो दैट इज़ वी। सो वी कितना आया अपने पास 15 मीटर्स पर सेकेंड आया, जिसको आप कन्वर्ट करोगे किलोमीटर पर आवर में तो 15 इंटू 18/5 होगा, दिस इज़ 5 टाइम 3 इज़ 15, सो वी कितना आएगा अपने पास 54 किलोमीटर पर आवर आएगा, ठीक है। v इज़ 54 किलोमीटर्स पर आवर। सो सेकेंड केस में कितना है अपने पास v 54 किलोमीटर्स पर आवर आया। सो देखो v जो आपकी है इस रेंज में वेरी करेगी 14.7 किलोमीटर पर आवर से लेकर 54 किलोमीटर पर आवर तक, ठीक है। जैसे जैसे केसेस डिफरेंट होगी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हर केस में फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम लगेगा नीचे या ऊपर के केस में, तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यूज जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे स्पीड चेंज होगी 14.7 किलोमीटर पर आवर से लेकर 54 किलोमीटर पर आवर तक, ठीक है। सो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, एच.सी. वर्मा सर ने रखा था ये, और मैंने इसको डिस्कस किया इसलिए भी क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा, जिससे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ क्लियर हो सकती हैं, ठीक है, ताकि आप बाद में बड़े क्वेश्चंस के साथ जब इससे भी टफ क्वेश्चंस के साथ डील करो तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने एक एक पॉइंट इस क्वेश्चन के बहुत ही अच्छे से क्लियर किए, ऊपर नीचे सारी चीज़ें, ठीक है। सो ये गाइस था इस वीडियो के बारे में, जहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चंस लिए थे, 4 बेहतरीन क्वेश्चंस लिए थे, जिससे आपके फ्यूचर के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो गए हैं, जिससे आपको आगे आने वाले क्वेश्चन से लड़ने की एक अच्छी कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो गई है आपकी। सो ये गाइस था इस वीडियो के बारे में। आगे हम और भी अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, अब थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ और भी हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। सो गाइस तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।